ठीक है, तो टाइट्रेशन का फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन को कंसीडर करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने लिया है और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो अब देखो, यहां पे जब आप टाइट्रेशन कर्व को कंसीडर करोगे तो आपको एक बात याद रखना है कि जो स्टार्टिंग पीएच होगा वो हमेशा जो एनालाइट है ना वो डिसाइड करेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इसको हमने यहां पे बोला है एनालाइट। एनालाइट को और क्या बोलते हैं बेटा बताओ? एनालाइट का दूसरा नाम क्या है? एनालाइट का सेकंड नेम क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड, टाइट्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एनालाइट हमने HCl को कंसीडर किया है, ठीक है। और NaOH, NaOH यहां पे क्या है बेटा? NaOH है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करो टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड। लिखो, लिखो, इन टाइट्रेशन कर्व, इन टाइट्रेशन कर्व, इन टाइट्रेशन कर्व, starting pH of the solution, starting pH is governed by, starting pH is governed by analyte. Starting pH is governed by analyte, whereas final pH is governed by titrant. Final pH is governed by titrant. Starting pH is governed by analyte, whereas final pH is governed by titrant. ठीक है, तो टाइट्रेशन कर्व में जो स्टार्टिंग वाला पीएच होगा वो कौन डिसाइड करेगा? एनालाइट। क्यों डिसाइड करेगा? अब इस बात को भी समझ लो भाई। स्टार्ट तो आप एनालाइट से ही करते हो ना। एनालाइट को आपने एक बीकर के अंदर लिया है और उसके अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो, किसको? टाइट्रेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट में एनालाइट होगा और उसमें धीरे धीरे करके टाइट्रेंट को ऐड किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोल्यूशन का पीएच में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीएच एनालाइट डिसाइड करेगा और फाइनल पीएच टाइट्रेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखो, यहां पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसीडर कर रहे हैं और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होगा बेटा, वो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, तो उसका जो पीएच होगा वो लेस देन 2 होगा, लेस देन 2। ठीक है, 1, 1.5 ऐसी कुछ वैल्यू होगी अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का लिया। और जो फाइनल पीएच होगा, फाइनल पीएच को टाइट्रेंट गवर्न करता है और टाइट्रेंट यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो फाइनल पीएच होगा, फाइनल पीएच आपको ग्रेटर देन 12 मिलेगा, ग्रेटर देन 12। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो 13 के आसपास की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। फाइनल पीएच वैल्यू वो टाइट्रेंट डिसाइड करेगा और स्टार्टिंग पीएच हमेशा एनालाइट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं यहां पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूं।
pH and volume of titrant, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यहां पे टाइट्रेंट है बेटा NaOH। इस एक्सिस पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं और इस एक्सिस पे हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है और इधर वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब देखो मैंने बोला है स्टार्टिंग पीएच जो है वो एनालाइट डिसाइड करेगा और फाइनल पीएच टाइट्रेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं लेवलिंग कर देता हूं, मान लो ये वैल्यू है 0 और ये है 14। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं तो ये पीएच वैल्यू 0 to 14 वेरी करेगी। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, ये है 7, मिड पॉइंट 7 है। आप देखो 0 और 7 का मिड पॉइंट ये हो गया, ये है 3.5 और ये 7 और 14 का मिड पॉइंट को अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, 0, 3.5, 7, 10.5 एंड 14। तो अब आप देखो स्टार्टिंग पीएच मतलब कुछ आप बोल सकते हो कि 1 या 1.5 के आसपास कोई वैल्यू है। मान लो मैं 1 से कंसीडर कर रहा हूं, तो ये अगर हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं ये 1 है, ये 1 है और यहां पे लाई करेगा बेटा 13। ठीक है, ये 13 है और ये 1 है। तो जो कर्व होगा, कर्व स्टार्ट होगा यहां से 1 से। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी टाइट्रेशन कर्व है ना सब में आपको ये बात देखने को मिलेगी, जितने भी टाइट्रेशन कर्व आप देखोगे उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां से कर्व स्टार्ट होता है लगभग उसके 2 यूनिट ऊपर जाकर के, ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्टिंग पीएच होगा, उस स्टार्टिंग पीएच से अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट ऊपर जाकर के कर्व हो जाता है वर्टिकल। और वो जो फाइनल पीएच होगा, फाइनल पीएच से अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट नीचे तक वो वर्टिकल बना रहता है। मतलब स्टार्टिंग पीएच से 2 यूनिट ऊपर से वो वर्टिकल होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल पीएच के 2 यूनिट नीचे तक वो वर्टिकल बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पीएच 1 है, तो इसका मतलब 3 के आसपास से वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और फाइनल पीएच 13 है, तो मतलब वो लगभग 11 तक वो वर्टिकल बना रहेगा। ठीक है, 3 से लेकर के पीएच 3 से लेकर के पीएच 11 तक वो क्या बना रहेगा, वर्टिकल बना रहेगा। ठीक, तो अब देखो, अब मैं यहां पे कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं, ये है स्टार्टिंग पीएच। तो यहां पे कर्व कुछ जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ आता है। और ये देखो 3.5 है, 3.5 से थोड़ा नीचे आकर के क्या होगा, ये वर्टिकल हो जाता है और फिर ये वर्टिकल बना रहेगा कहां तक, 11 तक। देखो ये 10.5 है, 10.5 को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर जा करके ये फिर से ये चेंज होने लगता है और ये कुछ इस तरीके से आगे एक लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर लेगा, कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगा। ये 13 है बेटा वैल्यू, तो 13 को ये अप्रोच कर रहा होगा, ऐसा करो। तो ये टाइट्रेशन कर्व है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आप देखो यहां पे वर्टिकल इन्फ्लेक्शन जो है इसका वो 3 से लेकर के और 11 तक ये रहेगा वर्टिकल इन्फ्लेक्शन। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल इन्फ्लेक्शन, ये वर्टिकल इन्फ्लेक्शन।
तो बेटा समझ में आ रहा है टाइट्रेशन कर्व? अब देखो, ये जो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन है, वर्टिकल इन्फ्लेक्शन का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन का है, मतलब जहां से जहां तक ये वर्टिकल है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिकल इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। आप इस बात को नोट करो। इन टाइट्रेशन कर्व, इन टाइट्रेशन कर्व, इन टाइट्रेशन कर्व, mid point of vertical inflection, mid point of vertical inflection in titration curve, mid point of vertical inflection is called equivalence point, is called equivalence point. In titration curve, mid point of vertical inflection is called equivalence point. तो आप जरा देखो बेटा, वर्टिकल इन्फ्लेक्शन कहां से कहां तक है? 3 to 11, मतलब कितना यूनिट? 8 यूनिट। 8 यूनिट का डिफरेंस है, तो मिड पॉइंट इसका कहां आएगा? 4 यूनिट ऊपर, 3 से 4 यूनिट ऊपर, 7 पे आएगा। ठीक है, 7 पे आएगा। तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखो, हमें क्या करना है यहां पे? इस टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर का सिलेक्शन करना है। तो अब देखो कैसे इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं, और फिर उनमें से मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा। एक टाइट्रेशन के लिए कई सारे इंडिकेटर सुटेबल हो सकते हैं, ठीक है, और उन सुटेबल इंडिकेटर में से मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर क्या होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? अब जरा एक एक करके समझो। बोलते हैं कि टाइट्रेशन कर्व में ये जो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन होता है, टाइट्रेशन कर्व में ये जो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन है, इस वर्टिकल इन्फ्लेक्शन के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स का इंडिकेटर रेंज लाई करता है, इस वर्टिकल इन्फ्लेक्शन के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स का इंडिकेटर रेंज लाई करता है, वो सारे इंडिकेटर उस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल होते हैं। आप इस बात को नोट करो, लिखो ऑल इंडिकेटर्स, all indicators, all indicators whose indicator range, all indicators whose indicator range lie within the vertical inflection, all indicators whose indicator range lie within the vertical inflection, lie within the vertical inflection are suitable, are suitable, are suitable for a given titration, are suitable for a given titration. चलो मैं रिपीट कर देता हूं, all indicators whose indicator range, all indicators whose indicator range lie within vertical inflection, lie within vertical inflection are suitable, are suitable for that titration, are suitable for that titration, that titration। इसका मतलब आप देखो क्या है, इसका मतलब वर्टिकल इन्फ्लेक्शन बेटा 3 to 11 है। नॉर्मली इंडिकेटर का जो इंडिकेटर रेंज होता है वो 2-2 यूनिट का होता है, PKIN -1 to PKIN +1, यानी कि ये 2 यूनिट आता है, ठीक है, नॉर्मली। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज 3 to 5 है, तो वो इसके अंदर आएगा, वो सुटेबल होगा।
अगर इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज 8 to 10 है तो वो इसके अंदर आएगा, सुटेबल होगा। अगर इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज 5 to 7 है तो वो इसके अंदर आएगा, सुटेबल होगा। 7 to 9 है तो वो इसके अंदर आएगा, सुटेबल होगा। 6 to 8 है वो इसके अंदर आएगा, सुटेबल होगा। लेकिन अगर इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज 1.5 to 3.5 है, नहीं सुटेबल होगा। अगर इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज 10.5 to 12.5 है, नहीं सुटेबल होगा। ठीक है, तो हर वो इंडिकेटर जिसका इंडिकेटर रेंज इसी वर्टिकल इन्फ्लेक्शन के अंदर आएगा, वही इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी टाइट्रेशन कर्व ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे बड़ा वर्टिकल इन्फ्लेक्शन इसी टाइट्रेशन में ऑब्जर्व होता है। सबसे बड़ा वर्टिकल इन्फ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में ही ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंडिकेटर इसी टाइट्रेशन के लिए सुटेबल होते हैं, क्योंकि वर्टिकल इन्फ्लेक्शन अगर बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा इंडिकेटर्स का इंडिकेटर रेंज लाई करेगा, तो ज्यादातर इंडिकेटर इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल रहते हैं। तो इस बात को नोट कर लो, लिखो लिखो द बिगेस्ट vertical inflection the biggest vertical inflection is observed the biggest vertical inflection is observed the biggest vertical inflection is observed for strong acid strong base titration for strong acid strong base titration therefore biggest vertical inflection is observed for strong acid strong base titration therefore maximum number of indicators are suitable for this titration. Maximum number of indicators are suitable for this titration. Maximum number of indicators are suitable for this titration. ठीक है, अब देखो बेटा, भाई स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिडिक है। अब उसमें आप एक एक ड्रॉप जो है अगर बेस का ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, वो उसका पीएच में बहुत कम चेंज होता है, इसलिए पीएच वैल्यू धीरे 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 करके इंक्रीज करना शुरू करती है। लेकिन क्या होता है, जब सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन के करीब आ जाता है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट के करीब आ जाता है, वहां पे क्या होता है, एक ड्रॉप अगर आप इंडिकेटर का ये टाइट्रेंट का ऐड करोगे ना तो उससे पीएच में एब्रप्ट चेंज होगा। तो वो एब्रप्ट चेंज जो है ये वर्टिकल इन्फ्लेक्शन दिखा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि सोल्यूशन न्यूट्रल पॉइंट के काफी क्लोज आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ा भी टाइट्रेंट ऐड करोगे ना तो पीएच में बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो इस वजह से पीएच वैल्यू यहां पे एब्रप्टली चेंज होने लगती है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई इस टाइट्रेशन के लिए सबसे सुटेबल इंडिकेटर कौन सा है। तो अच्छा, पहले मैं दो कॉमन इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूं। एक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन PHENOLPHTHALEIN, फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल सेंस में HPH, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, HPH। ठीक है, फिनोफ्थेलीन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, HPH। फिनोफ्थेलीन का जो इंडिकेटर रेंज होता है वो होता है 8 to 10। बताओ क्या ये इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका इंडिकेटर रेंज वर्टिकल इन्फ्लेक्शन के अंदर आ रहा है, इसलिए ये इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल है। और दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये बेसिक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, MEOH, ये MEOH और ये HPH। ध्यान देना, ये एसिडिक इंडिकेटर है और ये बेसिक इंडिकेटर है।
तो मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर रेंज होता है वो 4 to 6 होता है। बोलो सुटेबल है? ठीक है, क्योंकि इसका भी इंडिकेटर रेंज वर्टिकल इन्फ्लेक्शन के अंदर लाई कर रहा है, तो ये भी इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल है। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो कि भाई इक्वलेंस पॉइंट तो 7 पे है और इसका इंडिकेटर रेंज कहां आ रहा है? 4 to 6, 4 to 6 आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप मिथाइल ऑरेंज को देखो तो ये तो मिथाइल ऑरेंज की बात हो गई। और फिनोल्फथालीन को अगर आप देखो तो उसका इंडिकेटर रेंज क्या है? 8 to 10, तो कुछ इस तरीके से उसका इंडिकेटर रेंज लाई करेगा। आप देख सकते हो कि दोनों का जो इंडिकेटर रेंज है वो इक्वलेंस पॉइंट से इक्वली डेविएट कर रहा है। दोनों का इंडिकेटर रेंज इक्वलेंस पॉइंट से इक्वली डेविएट कर रहा है। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन इक्वली सुटेबल होंगे, बिकॉज दोनों में बराबर का एरर आ रहा है। तो आप नोट कर लो, लिखो बोथ फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, both phenolphthalein and methyl orange, both phenolphthalein and methyl orange are equally suitable for strong acid strong base titration. Both phenolphthalein and methyl orange are equally suitable for strong acid strong base titration. लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन है, तो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर वो है जिसके इंडिकेटर रेंज का मिड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा। लिख लो, लिखो, हाउएवर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर इज दैट, however most suitable indicator is that, however most suitable indicator is that whose midpoint of indicator range, whose midpoint of indicator range, whose midpoint of indicator range is coincident with, is coincident with the equivalence point, coincident with the equivalence point. हाँ वेरी गुड, मैं यही पूछना जा रहा था। नमन तूने बिना पूछे आंसर किया, वाह बेटा वाह, वेरी गुड। मैं यही पूछ रहा था कि फिर उस इंडिकेटर का इंडिकेटर रेंज क्या होना चाहिए, तो 6 to 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 to 8 इंडिकेटर रेंज जिसका होगा वो इस टाइट्रेशन के लिए सबसे सुटेबल इंडिकेटर होगा। तो ये सारी बात समझ में आ गई बेटा? चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब कंसिडर करते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, अगर हमने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लिया है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लिया है और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एनालाइट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं टाइट्रेंट। जैसा मैंने बोला, स्टार्टिंग पीएच इज गवर्न्ड बाय एनालाइट whereas final pH is governed by titrant। ठीक है, आप देखो क्या होगा। तो टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं।
pH of the solution and volume of titrant added 0 to 14, मिड पॉइंट आ गया 7 पे, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट 3.5, इधर 10.5। अब देखो बेटा, ये है वीक एसिड सॉल्यूशन। तो वीक एसिड सॉल्यूशन को अगर आप देखो तो यहां पे जो इनिशियल पीएच होगा ना, वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए कुछ, ठीक है, 3, 3.54 ऐसा कुछ होना चाहिए। और फाइनल पीएच यहां पे देखो NaOH गवर्न करेगा, तो वो 13 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम देखो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये 13 वैल्यू है, ये 13 वैल्यू है, और स्टार्टिंग पीएच जो है वो 3.5 के आसपास कुछ हम कंसीडर करें, मान लो 3.5 ही ले लेते हैं। तो 3.5 से कर्व जो है स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो बेटा, एसिटिक एसिड लार्ज अमाउंट में है, ठीक, और उसके अंदर आप NaOH को स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हो, बोलो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड लार्ज अमाउंट में है और NaOH को स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जा रहा है, क्या बनेगा बोलो? अच्छा, वाटर बन जाएगा, वाह कमाल है, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, हाँ सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था क्वेश्चन पूछने से पहले। हाँ, बफर बन जाएगा, ये बताना था बेटा, वेरी गुड, बफर बनेगा यहाँ पे। और कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक बफर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछने के टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी आंसर आ सकते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? बफर बन रहा है। और अगर बफर बन रहा है तो बफर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बोलो? क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बफर की? हाँ, रेजिस्ट पीएच, पीएच रेजिस्टेंस दिखाता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे पीएच रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होगा, मतलब पीएच आसानी से नहीं बदलेगा, ठीक है, बफर है इसलिए पीएच आसानी से नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप कर्व स्टार्ट करोगे ना, तो इसमें जो ये पार्ट है ना, स्लांटेड पार्ट, वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि पीएच रेजिस्टेंस है। तो ये स्लांटेड पार्ट जो है वो कुछ ऐसा काफी बड़ा स्लांटेड पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा? आप देखो, जैसा मैंने बताया कि हमेशा जो स्टार्टिंग पीएच होगा ना, स्टार्टिंग पीएच से 2 यूनिट ऊपर जाकर के ये वर्टिकल हो जाएगा। अब देखो, अभी आपको मजा आ जाएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। देखो, मैंने बोला कि ये जैसे ही आपने उसमें बेस डाला तुरंत बफर बना है, और बफर है तो बफर जो है हमेशा पीएच रेजिस्टेंस दिखाता है। इसका मतलब यहां पे पीएच रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पीएच रेजिस्टेंस कब तक होगा? जब तक कि वो बफरिंग एक्शन दिखा रहा है। और बफर रेंज क्या होती है? बफर रेंज क्या होती है? pKa-1 टू pKa+1, pKa-1 टू pKa+1, 2 यूनिट की बफर रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे पीएच रेजिस्टेंस आप देखो, स्टार्ट से ही पीएच रेजिस्टेंस है क्योंकि स्टार्टिंग से ही बफर है, और जो स्टार्टिंग पीएच होगा ना, उससे 2 यूनिट ऊपर तक ये बफरिंग एक्शन दिखाएगा। बेटा, ऑडियो क्लियर है? चलो ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से ही यहां पे बफर होगा। तो स्टार्टिंग पीएच 3.5 है, मतलब यहीं पे बफर फॉर्म हो गया। और वो बफर की रेंज आपको पता है पी के -1 टू पी के +1, 2 यूनिट की बफर रेंज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 3.5 से अगर कर्व स्टार्ट हुआ है तो 3.5 से लेकर के 5.5 तक ये बफरिंग एक्शन दिखाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये अपनी बफर क्वालिटी लूज कर जाएगा, और बफर क्वालिटी लूज कर जाएगा तो पीएच एब्रप्टली चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये 5.5 तक जो है ये मतलब जो है ये स्लांटेड बना रहेगा, उसके बाद फिर ये वर्टिकल होना शुरू हो जाएगा। और ये वर्टिकल कहां तक बना रहेगा भाई, फाइनल पीएस से 2 यूनिट नीचे तक। फाइनल पीएस से 2 यूनिट नीचे तक ये वर्टिकल बना रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये ऐसे कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। ऐसा टाइट्रेशन का ऑब्जर्व होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये पार्ट लंबा होगा ड्यू टू बफर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पे जो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन होगा वो 5.5 से लेकर के 11 तक होना चाहिए, या 6 to 11 भी आप बोल सकते हो। 5.5 to 11 या 6 to 11 ऐसा होगा। और जैसा मैंने बताया कि हमेशा वर्टिकल इन्फ्लेक्शन का जो मिड पॉइंट होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो यहां कहीं लाई करेगा, यहां पे। तो ये क्या है, ये है इक्विवेलेंस पॉइंट। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इसका वर्टिकल इन्फ्लेक्शन 6 to 11 है, और पहले क्या था 3 to 11। इसका मतलब कि यहां पे कम इंडिकेटर सुटेबल होंगे। अच्छा आप बताओ जरा, इस टाइट्रेशन के लिए क्या मिथाइल ऑरेंज सुटेबल इंडिकेटर है? क्या इसके लिए मिथाइल ऑरेंज सुटेबल इंडिकेटर है? क्या कर रहे हैं भाई, कुछ लोग यस सर भी बोल रहे हैं। अरे मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर रेंज 4 to 6 है ना, और ये इसका वर्टिकल इन्फ्लेक्शन 6 to 11 लगभग है, 5.5 to 11, तब भी 1.5 यूनिट तो बाहर आ गया। तो मिथाइल ऑरेंज इज नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इज नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन। फिनोफ्थेलिन इज सुटेबल फॉर दिस टाइट्रेशन। फिनोफ्थेलिन का इंडिकेटर रेंज 8 to 10 है, तो फिनोफ्थेलिन इस टाइट्रेशन के लिए सुटेबल है, मिथाइल ऑरेंज सुटेबल नहीं है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज इज नॉट सुटेबल। मिथाइल ऑरेंज ब्रैकेट में लिख लेना 4 to 6, उसे पता चल जाएगा उसका वर्टिकल इंडिकेटर रेंज 4 to 6 है। मिथाइल ऑरेंज ब्रैकेट में 4 to 6 is not suitable. However, phenolphthalein इंडिकेटर रेंज 8 to 10 है। Phenolphthalein इंडिकेटर रेंज 8 to 10 is suitable, indicator, is suitable indicator. अरे ये तू कौन सी कहानी सुना रहा है भाई करण, और NaOH डालेंगे और बफर बनेगा, ऐसे कैसे होगा? जब सारा का सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर सोडियम एसिटेट और NaOH से कौन सा बफर बनेगा बोलो? अगर सोडियम एसिटेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे बफर बनेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट तो कोई बफर नहीं बनाता है। ये तो तू कॉन्सेप्चुअल एरर कर रहा है।
तो यहां पे आप देखो, पहले तो पता करो कि इसका इक्वलेंस पॉइंट आ कहां रहा है। अगर 6 to 11 कंसीडर करते हैं बेटा, तो 6 to 11 5 यूनिट, तो मतलब 2.5 8.5 के आसपास आएगा, 8.5 के आसपास आएगा। और फिनोप्थेलिन का इंडिकेटर रेंज क्या है? 8 to 10। मिड पॉइंट कहां आ रहा है उसका? 9 पे। और इसका इसका जो है बता, इक्वलेंस पॉइंट कहां आ रहा है? 8.5। तो 8.5 और 9 बहुत पास है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि phenolphthalein is most suitable indicator for this titration। लिख लो इस बात को। For weak acid weak base titration, for weak acid strong base titration, for weak acid strong base titration, phenolphthalein, for weak acid strong base titration, phenolphthalein is most suitable indicator। Phenolphthalein is most suitable indicator। Phenolphthalein is most suitable indicator। ठीक है, तो ये हो गई एनालिसिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की। सारी बात समझ में आ गई बेटा? यहां पे ये पूरा डिस्कशन क्लियर हो गया? Titration of weak acid and weak base। थर्ड केस, titration of weak acid and weak base। ठीक है, अब मान लो हमने कंसिडर किया है एसिटिक एसिड एक्वस, और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, नहीं वीक बेस चाहिए हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ये हो गया एनालाइट, ये हो गया टाइट्रेंट। देखो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा एनालाइट एसिड ही हो और टाइट्रेंट हमेशा बेस हो, उल्टा भी हो सकता है। अगर उल्टा होगा ना तो फिर कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एनालाइट और टाइट्रेंट को आप बदल दो, बेस को आप ले लो एनालाइट और एसिड को ले लो टाइट्रेंट, तब क्या होगा? तब ये कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पीएच ज्यादा होगा और वो मोर एसिडिक की तरफ आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो आप यहां पे देखो, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन कर्व अगर ड्रॉ करें, ठीक है, पीएच और वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो 0, 14, मिड पॉइंट है इसका 7, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट 3.5, और इधर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है? 10.5। 10.5। अब देखो बेटा, वीक एसिड है तो स्टार्टिंग पीएच 3.5 के आसपास, और वीक बेस है तो फाइनल पीएच 11 के आसपास या 10.5 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो कर्व यहाँ पे, अच्छा एक और बात, जैसे ही आप एसिटिक एसिड के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो क्या होगा? अमोनियम एसिटेट बनेगा। ठीक है, तो मतलब एसिटिक एसिड एक्सेस में है और उसके साथ थोड़ा अमाउंट में अमोनियम एसिटेट है। अब अमोनियम एसिटेट अगर आप देखो तो ये एसिटिक एसिड का ही सॉल्ट है,
एसिटिक एसिड का ही ये सॉल्ट है, तो एक वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, एसिडिक बफर। तो तुरंत एसिडिक बफर बन जाएगा यहां पे। ये वाला केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा समझो एक एक बात को। स्टार्ट जब आप करोगे तो एसिडिक बफर होगा, एसिडिक बफर होगा मतलब पीएच रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मली जो एसिटेट सॉल्ट्स होते हैं बेटा ना, नॉर्मली आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मिलेंगे। जैसे नाइट्रेट्स होते हैं ना, नाइट्रेट्स ज्यादातर, नाइट्रेट्स तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिटेट भी आपको ज्यादातर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में एसिडिक बफर होगा, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे अमोनियम एसिटेट प्रेजेंट होगा। अमोनियम एसिटेट क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका मतलब ये अमोनियम एसिटेट एक और बफर बना लेगा जिसको मैंने बताया था सॉल्ट बफर, तो ये सॉल्ट बफर होगा। इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी सॉल्ट बफर होगा। तो सॉल्ट बफर अगर है तो इसका मतलब पीएच आसानी से नहीं चेंज हो रहा होगा उस स्टेज पे भी, वहां भी पीएच रेजिस्टेंस ऑब्जर्व हो रहा है। और फिर आप देखो, अगर आप फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, तो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे क्या होगा, अमोनियम एसिटेट होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब बताओ बेटा, क्या ये बफर है क्या? अमोनियम एसिटेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बफर है? बोलो भाई। अमोनियम एसिटेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बफर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? अब रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? कुंडू साहब बोल रहे हैं नो, और किसी ने बोला है यस। किसने बोला है यस भाई? दीक्षांत परासर ने बोला है यस। अच्छा, तो मतलब 50-50 वाला मामला है। एक रिस्पांस नो है, एक रिस्पांस यस है। तो मैं आपको बता दूं कि बफर होगा। क्यों होगा जरा देखना, ये वीक बेस है और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, इसमें अमोनियम आयन है ना, तो ये अमोनियम आयन का सॉल्ट है। तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक बेस ये मिल करके बनाते हैं एक और बफर जिसको हम बोलते हैं बेसिक बफर। तीनों बफर के दर्शन हो गए बेटा यहां पे। तीनों बफर आपको दिख रहे हैं यहां पे। स्टार्ट में एसिडिक बफर है, स्टार्ट में क्या है, एसिडिक बफर, इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट बफर, और फाइनली क्या है, बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर स्टार्ट में, सॉल्ट बफर इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और एंड में क्या है, बेसिक बफर। इसका मतलब कि पीएच कभी भी एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बफर है ना तो बफर हमेशा पीएच रेजिस्टेंस दिखाता है। तो यहां भी पीएच रेजिस्टेंस होगा थ्रू आउट, और अगर पीएच रेजिस्टेंस होगा, अगर पीएच रेजिस्टेंस यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कभी भी पीएच एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए इस टाइट्रेशन में आपको कभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी वर्टिकल इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसमें वर्टिकल इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है इस टाइट्रेशन में। वर्टिकल इन्फ्लेक्शन का पता है, एब्रप्ट पीएच चेंज, और यहां एब्रप्ट पीएच चेंज हो ही नहीं सकता बिकॉज बफर है। तो अब आप देखो यहां पे जो कर्व होगा, वो कुछ ऐसा कर्व होगा बेटा, ऐसा कर्व होगा यहां पे। तो आप देख रहे हैं इस कर्व में कोई वर्टिकल इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो वर्टिकल इन्फ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे हर स्टेज पे बफर है।
और बफर अगर है तो बफर जो है कभी भी पीएच को 23 से चेंज नहीं होने देगा, हमेशा वो पीएच रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप अगर इक्वलेंस पॉइंट की बात करें तो इक्वलेंस पॉइंट जो है कहीं यहां आना चाहिए, यहां पे कहीं इक्वलेंस पॉइंट आना चाहिए। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। मैं इधर लिख देता हूं, स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड और अमोनियम एसीटेट प्रेजेंट होंगे, तो एक बफर है। लास्ट में क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम एसीटेट प्रेजेंट होगा, ये भी एक बफर है। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे अमोनियम एसीटेट प्रेजेंट होगा, ये भी एक बफर है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो कौन सा टाइट्रेशन है जिसके लिए कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं होता, कौन सा टाइट्रेशन है जिसके लिए कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं है। तो आप बोल सकते हो वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए कोई भी सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। देखो ये इसका इसका जो पीएच निकालते हैं ना, इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाला जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर, एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, सॉल्ट होगा और कहां पे होगा, वाटर के अंदर। तो एक तरीके से सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से डिटरमाइन किया जाता है। इसको आप नोट में लिख सकते हो, pH at equivalence point is determined, pH at equivalence point is determined pH at equivalence point is determined by using the concept of salt hydrolysis. By using the concept of salt hydrolysis, pH at equivalence point is determined by using the concept of salt hydrolysis. अगला concept यही है, ठीक है बेटा। तो ये है टाइट्रेशन कर्व वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए। मैं आपको यहां पे ये बता रहा था कि ये एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसके लिए कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं होता। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो इन वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, इन वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, in weak acid weak base titration vertical inflection is not observed, vertical inflection is not observed, vertical inflection is not observed, therefore there is no suitable indicator for this titration, therefore there is no suitable indicator for this titration. There is no suitable indicator for this titration. तो इसके लिए कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं है।
इसीलिए हम बोलते हैं कि वीक एसिड वीक बेस सिस्टम को हम टाइट्रेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड। टाइट्रेशन कर्व से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अच्छा, एक बात बेटा जरा और समझ लेना। आपने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ किया है, उसमें एक इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है, इसको जरा देख लो। जैसे pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड के बीच में हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। 0, 14, 7, 3.5, 10.5। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कर्व जो है ये 3.5 के अप्रॉक्स से स्टार्ट होता है और ये पार्ट स्लांटेड पार्ट काफी लंबा होगा इसमें, और फिर आगे चल करके ये ऐसा वर्टिकल हो जाता है, और फिर उसके बाद ये 13 के आसपास की वैल्यू को अप्रोच करता है। ऐसा करो। अब इसमें देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या बना हुआ है? बफर। मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू कहां आएगी? 5.5, ठीक है। 3.5 से 5.5 तक ये बफर बना हुआ है, और आप देखोगे जो 4.5 होगा, 4.5 वैल्यू यहां कहीं आएगी। ये जो पॉइंट है बेटा ना, ये उस बफर की पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी। ये जो पीछे कर्व बनाया हुआ ना, उसमें इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेना, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट आप देखोगे, इक्विवेलेंस पॉइंट यहां होगा, और ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, ये एसिडिक बफर के केस में pKa के बराबर होगी। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको एक और केस बता रहा हूं, लिख लो। टाइट्रेशन कर्व ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। टाइट्रेशन कर्व ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। टाइट्रेशन कर्व ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। तो जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास H3PO4 है, एक पॉलीप्रोटिक एसिड H3PO4 हमने लिया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं। पहले ये बना लेता है NaH2PO4, NaH2PO4 प्लस H2O। फिर क्या होगा? ये NaH2PO4 को अगर हमने फर्दर NaOH से रिएक्ट कराया, तो ये फॉर्म कर लेगा Na2HPO4।
Na2HPO4, इसको अगर हमने फर्दर NaOH से रिएक्ट कराया तो ये बना लेगा Na3PO4 प्लस H2O। अब ध्यान देना, H3PO4 से आपने स्टार्ट किया है, जब ये पूरा H3PO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वहां आएगा EP1। जब सारा का सारा H3PO4 ये बन जाएगा तो मिलेगा पहला इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद जब ये सारा का सारा NaH2PO4 Na2HPO4 बन जाएगा तब मिलेगा दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। और जब ये कंप्लीटली Na3PO4 बन जाएगा तो मिलेगा थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। इसका मतलब कि इस टाइट्रेशन में एक नहीं, तीन तीन इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। ठीक है, इस टाइट्रेशन को अगर आप देखोगे तो इस टाइट्रेशन में आपको एक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा बल्कि तीन तीन इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और हमेशा स्टार्टिंग कर्व का स्टार्टिंग पीएच एनालाइट डिसाइड करेगा और फाइनल पीएच को टाइट्रेंट डिसाइड करेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये है एनालाइट और ये है टाइट्रेंट, ठीक है, तो आप जरा देखो इसका कर्व कैसा होगा। इस तरीके से हमने लेबलिंग कर दिया यहां पे कर्व की। अब देखो स्टार्टिंग में H3PO4 है, H3PO4 वीक एसिड होता है बेटा, तो इसका जो पीएच होगा H3PO4 सॉल्यूशन का ये 2 और 3 के बीच में कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब कर्व कुछ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा और क्या होगा कि ये Na2PO4 में जब कन्वर्ट होगा तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे जो है ना, जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, मतलब वो इन्फ्लेक्शन एक नहीं, यहाँ पे तीन तीन इन्फ्लेक्शन आपको मिलेंगे और वो इन्फ्लेक्शन जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर्व जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, बफर होगा, फिर एक इन्फ्लेक्शन आएगा, उसके बाद फिर से एक बफर होगा, फिर एक इन्फ्लेक्शन आएगा, ठीक है, और फिर से एक बफर होगा, उसके बाद फिर से एक इन्फ्लेक्शन आएगा और फिर ऊपर फिर आगे जाकर के ये कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होगा बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो पहला इन्फ्लेक्शन आया है इसका मिड पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट 1। यहाँ पे EP1 मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा EP2, EP2 इक्विवेलेंस पॉइंट 2, और यहां पे आपको मिलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीन इक्विवेलेंस पॉइंट
आपको मिलेंगे। यहां पे NaH2PO4 इन वाटर होगा, यहां पे Na2HPO4 इन वाटर होगा, और यहां पे Na3PO4 इन वाटर होगा। अब इससे इससे आप ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि Na3PO4 इन वाटर है तो सोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बेसिक होगा। Na2HPO4 इन वाटर अगर है तो सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली बेसिक होगा, और अगर NaH2PO4 इन वाटर है तो सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होगा। यहां पे स्लाइटली एसिडिक, यहां पे ये स्लाइटली बेसिक, और यहां पे ये स्ट्रांगली बेसिक, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर हम सल्फ्यूरस एसिड को कंसीडर करते हैं, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर टाइट्रेट करेंगे तो वहां पे भी आपको 2 वर्टिकल इन्फ्लेक्शन मिलेंगे। उस टाइट्रेशन में इन्फ्लेक्शन मिलेंगे। पहला वर्टिकल इन्फ्लेक्शन मिलेगा बेटा, ऑडियो क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिकल इन्फ्लेक्शन कब आएगा? फर्स्ट वर्टिकल इन्फ्लेक्शन तब आएगा जब सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, NaHSO3। और सेकेंड वर्टिकल इन्फ्लेक्शन कब आएगा? जब बनेगा Na2SO3। अगर सल्फ्यूरस एसिड का केस को आप कंसीडर करो तो पहला वर्टिकल इन्फ्लेक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के फॉर्मेशन पे आएगा, और दूसरा वर्टिकल इन्फ्लेक्शन सोडियम सल्फाइड के फॉर्मेशन पे जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो इस तरीके से आप टाइट्रेशन कर्व की एनालिसिस कर सकते हो। तो बेटा, ये सारी बात समझ में आ गई है सबको, टाइट्रेशन कर्व वाली? ठीक है। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा बेटा, एक बात और, जो है ना, मैं आज वो नॉमेनक्लेचर का जो टेस्ट का जो बचा हुआ पार्ट था, 14 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है वो होना था, तो आज मैं वो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। बिकॉज अभी जस्ट क्लास के बाद जो है मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, तो मैं वो डिस्कशन जो है वो कल की क्लास के बाद करूंगा, कुरुक्षेत्र से जो क्लास होगी। ठीक है, उस क्लास के बाद जो है मैं वो बचे हुए जो 14 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? हाँ, सही बोल रहे हैं। सही है, सही है, सही है। कल की क्लास भी यहीं से है। ठीक है बेटा। नमन हमेशा एक्टिव रहता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाँ, यूडियोमेट्री भी होनी है, सही बोल रहे हो।
यूडियोमेट्री अभी पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्विटी प्रोडक्ट फिनिश होने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट होगा, फिर एक लेक्चर में यूडियोमेट्री फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यूडियोमेट्री पे एक लेक्चर रिक्वायर्ड है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, अब जरा एक बार इस बात को समझ लो। बोल रहे हैं कि अगर हम एक सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, हमारे पास एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हमने वाटर में ऐड किया, तो सॉल्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट उसका आया है एसिड से, एनायन, और दूसरा कंपोनेंट उसका आया है बेस से, कैटायन। ठीक है, कैटायन आया बेस से, एनायन आया एसिड से। तो जब आप सॉल्ट को ऐड करते हो सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के अंदर, तो फटाक से क्या होता है, सॉल्ट डिसोसिएट कर जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो आयंस क्या करते हैं, वाटर से डिसोसिएटेड जो आयंस है, वाटर से आयंस कौन से डिसोसिएट हुए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये जो सॉल्ट के आयंस हैं, ये वाटर के आयंस के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। सॉल्ट का जो कैटायन है वो वाटर के एनायन OH नेगेटिव के साथ, और सॉल्ट का जो एनायन है वो वाटर के कैटायन यानी कि H पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करता है। और इस इंटरैक्शन की वजह से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो समटाइम्स एसिडिक, समटाइम्स बेसिक, एंड समटाइम्स वो न्यूट्रल अपीयर होता है। समटाइम्स वो सॉल्यूशन एसिडिक, समटाइम्स वो सॉल्यूशन बेसिक, और समटाइम्स वो सॉल्यूशन आपको न्यूट्रल दिखेगा। तो ये जो सॉल्ट के ऐड करने पे सॉल्यूशन के नेचर में चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, इसी चेंज को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आप फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, द फिनोमिना ऑफ इंटरैक्शन, the phenomena of interaction, the phenomena of interaction of components of the salt, the phenomena of interaction of components of the salt, the phenomena of interaction of components of the salt with hydrogen and hydroxyl ion, with hydrogen and hydroxyl ion, with hydrogen and hydroxyl ion furnished by water, with hydrogen and hydroxyl ion furnished by water, with hydrogen and hydroxyl ion furnished by water, resulting in the formation of, resulting in the formation of, resulting in the formation of, resulting in the formation of either acidic, either acidic, either acidic or basic, or basic, or even sometimes neutral solution, or even sometimes neutral solution, or even sometimes neutral solution is called salt hydrolysis, is called salt hydrolysis, is called salt hydrolysis. ठीक है, तो अब देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरैक्शन वाटर के कंपोनेंट के साथ होता है। सॉल्ट के कंपोनेंट का इंटरैक्शन वाटर के कंपोनेंट के साथ होता है, और उस इंटरैक्शन की वजह से कभी एसिडिक, कभी बेसिक और कभी न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी फिनोमेना को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब आगे आप नोट करो, लिखो, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की पॉइंट है, समझ लेना। देखो, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस only that component of salt can participate,
in salt hydrolysis, only that component of salt can participate. Only that component of salt can participate which is derived from weak electrolyte. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बता रहा हूं. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? सॉल्ट का वो कंपोनेंट जो वीक एसिड या वीक बेस से डिराइव्ड है, वही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा. जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से डिराइव्ड कंपोनेंट है, वो कभी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता. ठीक है. इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस only that component of salt can participate which is derived from weak electrolyte. ठीक है. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, बोल रहे कि भले वो कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिराइव्ड है, लेकिन सॉल्यूशन का जो नेचर है ना, फाइनल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमेशा सॉल्ट का वो कंपोनेंट गवर्न करेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिराइव्ड है. लिख लो. however the nature of solution produced is always governed by nature of the solution produced is always governed by that component of salt, is always governed by that component of salt which is derived from strong electrolyte, ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का आपको नेचर पता करना है, नेचर का मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है आसानी से, लेकिन एसिडिक है या बेसिक है ये हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कैसे? अगर हमने ये देखा कि भाई सॉल्ट का जो कैटायन है, अगर मान लो वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया, सॉल्ट का कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आया और एनायन वीक एसिड से आया, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है कैटायन, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है कैटायन, तो स्ट्रॉन्ग बेस डिसाइड करेगा फाइनल नेचर को. आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको समझने वाली बात है बेटा. ठीक है. एक कॉमन सेंस वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ न कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वहां पे रह जाएगी, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, तो फाइनल सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक. और अगर बोल रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, मतलब दोनों बराबर के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और तब आपको मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट. समझ में आ रहा है बेटा? ये डिस्कशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है. तो याद रखना कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी उसमें सॉल्ट का वो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिराइव्ड होगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन का नेचर को हमेशा वो कंपोनेंट गवर्न करेगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिराइव्ड होगा. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है बेसिक है तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है. एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के करस्पॉन्डिंग, बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो फिनोमिना है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन का हमेशा रिवर्स होता है. आप इस बात को लिख लो. फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस
फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बेटा वीडियो लैग कर रही है क्या? वीडियो लैग कर रही है क्या? चलो ठीक है, तो नोट कर लो इस बात को। लिखो फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिनोमिना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस is always reverse, is always reverse of neutralization reaction, is always reverse of neutralization reaction। अब इससे एक बात और समझ लेना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन है, इसीलिए हम बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है रिएक्शन की, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रिएक्शन की बहुत कम होगी। तो क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन लार्ज एक्सटेंट तक होता है, इसलिए हाइड्रोलिसिस स्मॉल एक्सटेंट तक होगी। तो आप नोट कर लो, ड्यू टू दिस फैक्ट नोट कर लो, लिखो since neutralization occurs to large extent, since neutralization occurs to large extent, therefore hydrolysis occurs to a very small extent, therefore hydrolysis occurs to a very small extent, therefore hydrolysis occurs to a very small extent। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है और न्यूट्रलाइजेशन लार्ज एक्सटेंट तक कंप्लीट होती है, तो हाइड्रोलिसिस क्या होगी, बहुत कम एक्सटेंट तक कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे आगे एक्सप्रेशन को डिराइव करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर हम सॉल्ट को क्लासिफाई करें तो टोटल 4 टाइप के सॉल्ट ऑब्जर्व होते हैं। तो आप लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो अगर हम सॉल्ट को क्लासिफाई करें तो सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं। तो लिख लो salts are of 4 types, salts are of 4 types। चार टाइप के सॉल्ट होते हैं। अब आप इसको एक टेबल के फॉर्म में समझ सकते हो। वैसे ये डिस्कशन थोड़ा सा टाइम लेगा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तो मैं आज क्लास को जो है ना अभी फिनिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आज क्लास को मैं 5 मिनट पहले ही कंप्लीट कर रहा हूं, तो कल की क्लास में जो है हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल मैं जो है आपको सबसे पहले सॉल्ट का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके बेटा।